हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जीआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है। तो ये क्या है? ए है इसमें उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन जो एक वस्तु के उसके ढेर में एक इकाई के योग के परिणाम स्वरूप होता है। बी है एक विशेष वस्तु से प्राप्त उपयोगिता। सी है एक वस्तु के मूल्य में एक परिवर्तन के कारण प्राप्त उपयोगिता में परिवर्तन। या डी है जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सीमित उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है कि जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया जो परिवर्तन होता है वो कहलाएगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उसकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम इसे ऐसे समझते हैं, जैसे 2 सेबों की कुल उपयोगिता कितनी है? 35 है। हमने जब 2 सेब लिए तो उसकी कुल यूटिलिटी कितनी होगी? 35 हो गई। अब 3 की वहीं पर हम देखेंगे 3 की कितनी है, तो वहां पे 3 की कितनी हो गई? 45 हो गई। इस प्रकार तीसरे सेब की जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसे हम निकालेंगे? यानी कि 45 माइनस 35 तो कितना? यानी कि 10 हो गया उसका। तो एक वस्तु की n इकाइयों की कुल उपयोगिता जो टोटल यूटिलिटी होती है में से क्या करते हैं? n माइनस 1 कर देते। 1 इकाइयों की कुल उपयोगिता को कम करने से n इकाई की सीमांत उपयोगिता यानी कि mu प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसका डी जो आंसर है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विकास के आधार पर निम्नलिखित को काल क्रमबद्ध कीजिए। अब इसमें दिया है मांग का नियम, प्रकट अधिमान सिद्धांत, क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत और है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इसे क्रम से लगाना है कि कैसे सबसे पहले आएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले मांग का नियम आएगा, उसके बाद आएगा इसमें ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या आ जाएगा? मांग का नियम, उसके बाद ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, उसके बाद आएगा क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत, उसके बाद आएगा यानी कि सेकंड प्रकट अधिमान सिद्धांत। तो जब इस तरह से हम मिलान करेंगे तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी विकास के आधार पर अगर विकल्पों में देखा जाए तो क्रम से क्या आएगा? मांग का नियम आता है पहले, फिर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम होगा, फिर उसके बाद क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत होगा और उसके बाद प्रकट अधिमान सिद्धांत होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। अगर दूध के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उससे हमें क्या आशा करनी चाहिए? तो ऑप्शन में देखो, चाय की आपूर्ति वक्र में दाहिनी ओर का खिसकाव होगा, चाय के आपूर्ति वक्र में बाईं ओर का खिसकाव होगा, या फिर सी चाय के मूल्य में गिरावट होगी, या चाय की मांग वक्र में ऊपर की ओर खिसकाव होगा। तो क्या हो जाएगा? अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय कैसी हैं? 2 स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, अब जब दूध के मूल्य में वृद्धि हो जाए, ठीक है, हम क्या करेंगे कि चाय के जो मांग वक्र है उसमें क्या होगा? ऊपर की ओर खिसकाव होगा। यानी कि दूध महंगा हो गया तो क्या ज्यादा उपभोग किया जाएगा? चाय को उपभोग ज्यादा किया जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? यदि वो दाहिनी ओर जाएगा तो
देखो, पन्ने का मूल्य गिरा है या फिर एक पन्ने के लिए उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन आया है, या सी है उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है, या डी कराधान दर में वृद्धि हुई है। तो क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन, एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना, किधर जाना है, दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, या कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि गिफिन वस्तुओं के लिए आय का जो प्रभाव होगा वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। अब गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग क्या होती है, घट जाती है। जबकि सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव जो होता है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? ऑप्शन में है निम्न श्रेणी की वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, या फिर निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? अगर इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी क्या कहलाएगी? गिफिन वस्तुएं कही जाएंगी। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है? अब जो इसमें से सही है ऑप्शन में वो हमें बताना है। तो प्रबल प्रतिस्थापन प्रभाव, बी है प्रबल धनात्मक आय प्रभाव, सी है प्रबल ऋणात्मक आय प्रभाव, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है? इसमें होगा प्रबल धनात्मक आय प्रभाव। अगर मतलब आय बढ़ती है तो उसका जरूर ही गिफिन वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जब हम गिफिन वस्तुओं की बातें करते हैं तो दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक तो सामान्य वस्तुएं कही जाती हैं और एक कैसी कही जाती हैं, निकृष्ट कोटि की वस्तुएं कही जाती हैं। जो निकृष्ट कोटि की वस्तुएं अगर इनको भी देखा जाए तो दो तरह की इनमें भी कैटेगरी होती है। एक होता है कम निकृष्ट वस्तु और एक होता है अति निकृष्ट वस्तु। ठीक है, जैसे कि हम गिफिन बोलते हैं। तो गिफिन वस्तुएं एक विशिष्ट प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिनके संबंध में आय प्रभाव की प्रबल रूप से धनात्मक होने के कारण मूल्य प्रभाव भी कैसा हो जाता है, धनात्मक होता है। कैसा हो जाता है, धनात्मक होता है, तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की ऋणात्मकता को भी समाप्त कर देता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रबल धनात्मक आय प्रभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। तो कैसा होता है? ऑप्शन में है धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक, बी है प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर, सी है प्रतिस्थापन प्रभाव से कम, और डी है ऋणात्मक तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक हो। कैसा हो? धनात्मक हो और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक हो। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र धनात्मक ढाल वाला होगा, या उद्धग्र ढाल वाला होगा, या क्षैतिज ढाल वाला होगा, या ऋणात्मक ढाल वाला होगा। तो गिफिन वस्तु के लिए जो एंजल वक्र होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक ढाल वाला होगा। गिफिन वस्तुओं अथवा निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र का स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। क्या होता है? वस्तु की मांग घटती है। तो इसलिए कैसा होगा? ऋणात्मक ढाल वाला वक्र होगा।
तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गिवन वस्तु के लिए एंजल वक्र होता है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आपको बताइए क्या होगा। धनात्मक ढाल लिए हुए या ऋणात्मक ढाल लिए हुए या समस्तरीय या ऊर्ध्व स्तरीय। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक ढाल लिए हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गिवन वस्तु वह है जिसकी मांग, अब जिसकी मांग क्या, कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है, कीमत में वृद्धि के साथ कम होती है, या कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर यथावत रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो गिवन वस्तु वह है जिसकी मांग कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है। अगर कोई गिवन वस्तु है, निकृष्ट वस्तु है और उसकी कीमतों में वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्या होगा, उसकी मांग बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गिवन वस्तु वह वस्तु होती है जिनके संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात यह एक अपवाद की स्थिति है जिसे सर रॉबर्ट गिफेन ने दिया था। उन्होंने बताया कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के बीच ऋणात्मक न होकर धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और इसके विपरीत क्या होगा, जब वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी तो वस्तु की मांग भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और गिवन वस्तु एक निम्न कीमत और गैर विलासता की वस्तु मानी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। खाली स्थान भरिए यदि MU यानी कि सीमांत उपयोगिता है। अब ये एक सूत्र दिया गया है, तो देखो n सिग्मा 1 MU इज इक्वल टू कितना होगा, तो AU होगा या MC होगा या TU होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि TU यानी कि टोटल यूटिलिटी होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये सूत्र है, ये ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा, ये बस इतना ही पूछा जाता है इसमें। अगर सूत्र पूछा जाएगा तो हमें TU बताना है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु कैसी होगी, एक अनिवार्यता है, एक विलासता है, एक निकृष्ट चीज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बताया इसमें कि यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो, कैसी हो, इकाई से अधिक हो, तो वस्तु कैसी कही जाएगी, एक विलासितापूर्ण होगी। कैसी होगी, एक विलासितापूर्ण होगी, यानी एक विलासिता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इकाई से अधिक हो, अगर उसकी इलास्टिसिटी है, लोच है, उसकी अधिक है, तो वस्तु कैसी होगी, विलासितापूर्ण होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता है तो वह कहलाती है। अब क्या कहलाती है वो, आपूर्ति, मांग, उपयोगिता, इच्छा। तो क्या कही जाएगी, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय पर खरीदता है। देखो, हाँ, तो वो क्या कही जाएगी, वो कही जाएगी मांग कही जाएगी। क्या कही जाएगी, मांग। वस्तु की वह मात्रा जो एक दी हुई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, एक बात क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। मांग के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, एक तो वस्तु की कीमत, वस्तु की खरीदी गई मात्रा और समयावधि। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। अब क्या व्यक्त करती है किसी वस्तु की मांग, वस्तु की इच्छा या वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु की मांग की मात्रा, या डी किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या कहलाएगी, मांग कही जाएगी। किसी वस्तु की मांग किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को व्यक्त करती है। मांग से तात्पर्य क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास क्रय शक्ति का होना, क्या कहा जाता है, मांग कहा जाता है। उसके पास परचेजिंग पावर होगी तभी तो वो
अपनी विश को फुलफिलमेंट कर पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जो तत्व कौन सा नहीं है वो बताना है कि जो मांग को निर्धारित नहीं करता है। तो व्यक्ति की आय, ये तो करता है भाई। वस्तु की कीमत, ये भी करती है। वस्तु की लागत और डी है संपत्ति। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा कि यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, तो वस्तु की लागत नहीं होगा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो, बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो वस्तु की कीमत होती है, क्रेताओं की संख्या होती है कि कितने क्रेताएं हैं मार्केट में, और आय और संपत्ति का वितरण भी होता है उसमें। ठीक है, तो संपत्ति इसमें इसी में ऐड हो जाएगी, लेकिन वस्तु की जो लागत है वो नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं है? तो जो मांग का निर्धारक नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है उपभोक्ता की आय और उत्पादक की आय, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता का अधिमान। तो इसमें से जो नहीं है निर्धारक तो वो क्या हो जाएगा? उत्पादक की आय। उत्पादक की आय जो है वो मांग का निर्धारक नहीं है। यानी उपभोक्ता क्या है भाई? जिसे जरूरत है उसकी आय भी तो होनी चाहिए जो वस्तु को खरीद सके, और क्या वस्तु की कीमत भी और उपभोक्ता का डिमांड भी। तो ये जो तीनों चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन बी ऑप्शन जो है उत्पादक की आय, तो वो उसको निर्धारक नहीं माना गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सामान्यतया मांग वक्र का ढाल होता है, तो कैसा होता है? ऑप्शन में है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, एक्स अक्ष के समानांतर, या फिर वाई अक्ष के समानांतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सामान्यतया मांग वक्र का ढाल होता है। तो वो कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर। कैसा होगा? बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा इसका ढाल। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा, तो कैसा वक्र होगा? बाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, और बी है दाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, या फिर नीचे की तरफ ढाल वाला या ऊपर की तरफ ढाल वाला। तो कौन सा होगा? मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा, कैसा होता है? नीचे की तरफ ढाल वाला। कैसा होगा? नीचे की तरफ ढाल वाला होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।